हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना गेट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में आज हम बात करेंगे आपके एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट की, जहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके गेट एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इसी पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके आर्चेस की। आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो यहाँ पे आर्चेस एंड केबल दोनों लिखा है। नहीं, इस वीडियो में मैं आपको आर्च से ही रिलेटेड जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उससे रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उनको भी यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करें। क्लियर है? जैसे ही आपका ये पार्ट्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेशंस में बात करेंगे आपसे केबल से रिलेटेड की। क्लियर है? जो भी क्वेश्चंस होगा उस क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं कुछ पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट्स की कि सर हमें आर्च की नीड क्यों पड़ी। क्लियर है? इससे पहले जब आप बीम की एनालिसिस कर रहे थे तो बीम में ऐसा क्या देखा गया है कि हमें जो आर्च की जरूरत पड़ी। देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं आपके लॉन्ग स्पैन स्ट्रक्चर्स की तो वहां पे हम आर्चेस को ही प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं ये भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। जब हम बात करते हैं किसकी सर, आपके बीम की, पहले हम किसकी बात कर लेते हैं सर, यहाँ पर बीम से रिलेटेड बात कर लेते हैं। बीम जो आपका लोड कैरी करता है वो कैसे लोड कैरी करता है सर, आपका वो जो लोड कैरी करता है आपका सर वो एज ए बेंडिंग मोमेंट कैरी करता है। कैसे करता है सर, आपका एज ए बेंडिंग मोमेंट कैरी करता है, या आप बोल सकते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कैरी कर सकता है। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूं आपके बीम की तो बीम आपके पास बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं सर, आपने पढ़ा जैसे फिक्स बीम होता है, आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, आपके पास कॉन्टिन्यूअस बीम होता है, आपके पास ओवर हैंगिंग बीम होता है, यानी कि बहुत सारा के बीम आपने स्टडी किए हैं। बट जब हम बात करते हैं आपके एक सिंपल केस की बात कर रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर लेते हैं अभी। देखिएगा यहाँ पर ये आपका कंसेप्ट है जो आपको बताएगा कि सर हम आर्चेस का यूज क्यों कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं आपके सिंपली सपोर्टेड बीम की और उसके ऊपर किस तरह का लोड आ रहा है सर, आपका यूडीएल आ रहा है, तो उस कंडीशंस में जो मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बनता था वो क्या बनता था सर आपके पास, तो वो बनता था सर WL²/8 बनता था, कुछ इसी तरह से बनता था। तो यहां से मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूं आपके लिए, बिल्कुल निकाल सकते हैं कि जो मेरे पास सर बेंडिंग मोमेंट होता है, क्या होता है सर मेरे पास 8 है यहाँ पर भाई, कि जो मेरे पास बेंडिंग मोमेंट होता है सर वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके लेंथ के स्क्वायर। क्लियर है? यानी कि जैसे जैसे आपका क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा आपके सेक्शन का, वैसे वैसे उसका बेंडिंग मोमेंट भी बढ़ेगा और बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ उसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे ये नोट्स पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट्स क्या है सर आपके पास, कि जैसे जैसे हमारे मेंबर्स की या आपके सेक्शन की लेंथ इंक्रीज होगी, कि जैसे जैसे क्या होगा सर आपका लेंथ इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे सर उसका जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो भी क्या करेगा सर, इंक्रीज करेगा। अब बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली बात है सर उसकी क्या होगी, आपके पास फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उसकी सर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हमें क्या बनाना है, हमें ये जो बीम था तो इसमें ऊपर ज्यादा बेंड हम नहीं चाह रहे कि हमारा जो सेक्शन बने या हमारा जो कोई भी मेंबर जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा बेंडिंग मोमेंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्च का यूज करते हैं। ठीक है? तो देखिएगा, इफ एक और नोट्स पॉइंट है कि इफ लेंथ इज मोर देन, अगर क्या हो जाए सर आपके पास, इफ लेंथ इज मोर देन बीम इज रिप्लेस्ड, तो बीम को रिप्लेस किया जाता है, बीम इज रिप्लेस्ड, किसमें रिप्लेस किया जाता है, बीम इज रिप्लेस्ड टू आर्च, वो किसमें रिप्लेस किया जाता है, आपका आर्च में रिप्लेस किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो आर्च होती है आपके पास सर, आर्च इज मोर एफिशिएंट, क्या होती है, मोर एफिशिएंट होती है, आर्च इज मोर एफिशिएंट फ्रॉम बीम। ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखना है, बीम से ज्यादा क्या होती है, वो एफिशिएंट होती है। जिस तरह से हम आरसीसी में क्या देखते हैं कि आरसीसी में जो आपका शैलो होता है वो आपका मोर एफिशिएंट होता है इन कंपैरिजन ऑफ स्लैब। क्लियर है? तो ये भी आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ आरसीसी। नेक्स्ट नोट पॉइंट कि इन केस ऑफ आरसीसी, अगर हम आरसीसी की बात करते हैं तो आपका जो शेल होता है,
क्या होता है, जो सर आपका शेल होता है वो आपका क्या होता है सर, मोर एफिशिएंट होता है। क्या होता है भाई, मोर एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू, मोर एफिशिएंट देन स्लैब। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो इतना आपको क्लियर हो गया है। ये सब बेसिक पॉइंट है कि हम आर्च को क्यों प्रेफर कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये आपके सारे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका आर्च होता है वो आर्च कितने टाइप्स के होते हैं। आर्च सर हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आर्चेस कितने टाइप्स की होती हैं सर, हमारे पास आर्च 3 टाइप्स की होती हैं। अब इन तीनों ही टाइप्स को हम देखेंगे ध्यान से, कौन कौन सी होती है सर। आपके पास एक फिक्स्ड आर्च होती है, एक सर आपके पास 2 हिंज्ड आर्च होती है, और एक आपके पास कौन सी आर्च होती है भाई, एक आपके पास 3 हिंज्ड आर्च होती है। तो लिख देते हैं कौन कौन सी होती है सर आपके पास। एक फिक्स्ड आर्च होती है, तो हम लिख देते हैं एक फिक्स्ड आर्च होती है आपके पास। एक सर आपके पास 2 हिंज्ड आर्च होती है जिसमें 2 हिंज्ड होंगे। ठीक है, एक 2 हिंज्ड आर्च होती है, और तीसरी कौन सी होती है सर आपके पास, दैट इज 3 हिंज्ड आर्च होता है। कौन सा आर्च होता है भाई, 3 हिंज्ड आर्च होता है। क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी फिक्स्ड आर्च की कि दिखने में कैसा लगेगा आपको ये, ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम दिखेगा। अगर मैं आपको बात करता हूं फिक्स्ड आर्च की, तो फिक्स्ड आर्च कुछ इस तरह से होता है आपके पास। ठीक है, 2 हिंज्ड आर्च आपके पास कुछ इस तरह से दिखेगा, 3 हिंज्ड आर्च आपके पास कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अभी प्रॉपर डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभी फिक्स्ड की, तो फिक्स कैसा होगा आपके पास, कुछ इस तरह से होगा। इसका एंड कैसा है सर, ये फिक्स्ड है। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं किसकी, आपके 2 हिंज की, तो यहाँ पे आपका हिंज लगा होगा, यहाँ पे भी आपका हिंज लगा होगा, यहाँ पे भी आपका हिंज लगा होगा, और यहाँ भी आपका हिंज लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम बना देते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से भी। ठीक है, और तीसरा हिंज कहाँ लगा होगा सर, आपके इसके क्राउन में लगा होगा, दैट इज सी। तो कौन सी आर्च हुई आपके पास, 3 हिंज्ड आर्च हुई। यानी कि कितने आर्च है इसमें सर, 1 2 3। इसमें कितने हिंज है सर, 2 हिंज है। तो इसे कौन सी हुई है सर, 2 हिंज्ड आर्च, और ये क्या है आपका सर, फिक्स्ड आर्च है हमारे पास। क्लियर है। अब इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। क्लियर है। जब हम बात करते हैं आपके फिक्स्ड आर्च की, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये आपका डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है या इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है। क्लियर है, तो हम इसकी क्या देखेंगे, पहले डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी देखेंगे। किसकी देखेंगे सर, फिक्स्ड की। तो अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटर्मिनेसी देखनी तो क्या फॉर्मूला है आपके पास, 3m + r - 3j है। कुछ इसी तरह से है भाई, बिल्कुल इसी तरह से है। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर मेंबर्स की, तो मेंबर कितना है सर आपके पास, एक मेंबर है, तो 3 × 1। अब यहाँ पे रिएक्शंस कितनी है, फिक्स है, तो फिक्स पे कितनी रिएक्शंस आती है सर, 3 और 3 6 हो गया आपके पास। अब ज्वाइंट कितने हैं सर, एक ज्वाइंट यहाँ पे, 2 ज्वाइंट यहाँ पे, तो 3 × कितना हो गया सर आपके पास, 2 हो गया है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है आपके पास, 6 और 3 9, 9 में से 6 गया 3, तो यहाँ पर आ गया सर 9 - 6 = 3। क्लियर है। तो क्या ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर है, तो सर हमारे पास ये स्टैटिक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है। तो हम लिख सकते हैं कि ये कैसा है सर आपका, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूं कैसा है ये सर, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है। बट जब हम बात करते हैं आपके 2 हिंज्ड की, अब जब ये 2 हिंज्ड है तो 2 हिंज्ड में क्या आएगा आपका, देखिएगा। अब जब हम बात करते हैं आपके, तो आर्च में क्या आता है आपके पास, वर्टिकल रिएक्शंस भी आएगा और वहां पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 2 4 रिएक्शन होती है। तो अगर मैं इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा सर, 3m + r - 3j हो जाएगा। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। मेंबर कितना है सर, मेंबर तो एक ही है आपके पास 1, रिएक्शंस कितनी है सर, 2 और 2 4, 2 वर्टिकल है और 2 आपके हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लग रहे हैं। तो आपके पास कितनी होगी सर रिएक्शन, 4 हो गई हमारे पास, -3j। ज्वाइंट कितने हैं, एक ज्वाइंट 2 ज्वाइंट, तो ये हो गया आपके पास 2। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया आपके पास, 7 7 - 6 1। तो इसका मतलब क्या है, ये भी जो स्ट्रक्चर्स है आपका स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। कैसा है सर, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, मिनेट है।
क्लियर है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं किसकी, आपके सर थ्री हिंज्ड की, अब देखिएगा थ्री हिंज्ड में भी आप, तो थ्री हिंज्ड में भी हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी निकालते हैं तो 3m प्लस आर माइनस 3j करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं सर, एक मेंबर हो गया, दो मेंबर हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। रिएक्शंस कितनी होगी सर, 2 और 2 4, तो यहाँ पे हो गया सर 4 माइनस 3j। ज्वाइंट कितने हैं सर, एक ज्वाइंट है, दो ज्वाइंट है आपके पास और 3 ज्वाइंट है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ज्वाइंट हो गए। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास 10 माइनस 9। ठीक है, 10 माइनस 9 आ गया आपके पास। क्लियर है, 10 माइनस 9 कितना आ गया आपके पास सर, यहाँ से तो आ गया सर हमारे पास इज इक्वल टू 1 आ गया। बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, आपका क्राउन पर क्या लगा है, आपका हिंज लगा, तो ये तो आपका जो दो हिंज है एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, और जबकि ये हिंज आपका एज ए फोर्स रिलीज का काम करेगा। तो यहाँ पे जो आएगा आपके पास एडिशनल इक्वेशन आएगी, वो आएगी आपकी मोमेंट की फॉर्म में, दैट इज m माइनस 1। तो यहाँ पे कितने मेंबर है, 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी 0 आ जाएगा। जब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि जो ये स्ट्रक्चर्स है आपका, ये कैसा है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सर ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना है। क्लियर है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम किया जाता है। तभी आपको बहुत सारी बुकों में देखने को मिला होगा कि थ्री हिंज्ड आर्च आपका कौन सा होता है, जिसका सर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी 0 होता है, उसी को हम बोलते हैं सर थ्री हिंज्ड आर्च। टू हिंज्ड आर्च क्या होता है आपके पास, जिसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी क्या होता है आपका, शुड नॉट बी 0 नहीं होता, 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है, इसको ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं आप। ठीक है, 0 से बड़ा होता है। बट फिक्स्ड आर्च की भी बात करते हैं तो इसका भी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंस 0 से बड़ा होता है, यानी कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंस इसका 0 नहीं हो सकता, और सर इसका भी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी 0 नहीं हो सकता। क्लियर है। अब जो आपका आर्च होता है, आर्च इज सब्जेक्टेड टू, यहाँ पे क्या क्या आ सकता था सर, यहाँ पे आपका सर शेयर फोर्स भी आ सकता है सर, यहाँ पे सर आपका बेंडिंग मोमेंट भी आ सकता है। ठीक है, या आप ये लिख सकते हैं आपका जैसे शेयर फोर्स आ सकता है, आपका यहाँ पे नॉर्मल थ्रस्ट आ सकता है, नॉर्मल थ्रस्ट आ सकता है, और आपका बेंडिंग मोमेंट आ सकता है, और आपका क्या आ सकता है सर, बेंडिंग मोमेंट आ सकता है। तो ये भी क्वेश्चंस आपके क्या किए जाते हैं, कभी कभी फ्रेम किए जाते हैं। आपको जब भी आर्च के क्वेश्चंस को कवर करने से पहले ये इंट्रोडक्टिव पार्ट्स आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि हो सकता है जब आप गेट एग्जाम क्रैक कर लो और जैसे ही आप किसी IITs में एंटर करते हो तो वहां पर आपका स्क्रीनिंग के बाद आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है, और जब इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो मेरे पास ये फर्स्ट स्लाइड मैंने आपको बताई, यहाँ से डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, अगर आप एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अपना मास्टर करना चाहते हो। क्लियर है, तो ये आपका बेसिक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। इसके अलावा भी अगर हम बताएं कि जो हमारे पास सर ये तो आर्च बताए कि ये हो सकती है, अब इन जो आर्च में है, चाहे आपका थ्री हिंज्ड आर्च है, चाहे आपका टू हिंज्ड आर्च है, ये भी फर्दर आपकी सेमी सर्कुलर भी हो सकती है सर, और आपके पास पैराबोलिक भी हो सकती है। क्लियर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, हमें नेक्स्ट स्लाइड बनानी पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड बना देते हैं हम। ठीक है, हालांकि मैं आपको थ्योरी नहीं बता रहा हूं, बट मेरा कहना है कि आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको भाई थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको आइडिया हो जाएगा तो ज्यादा चीजें आपको क्या हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं सर, आर्च की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हम आर्च की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, वेट। ठीक है, ये हो जाएगा आपके आर्च से रिलेटेड। ठीक है, अब जो आर्च जो यहाँ पर आपके पास हो सकती है वो कौन कौन सी हो सकती है सर, देखिएगा दोनों आर्च में बताने की कोशिश करूंगा आपके पास। ठीक है, आर्च जो हो सकती है आपके पास सर्कुलर, सेमी सर्कुलर आर्च भी हो सकती है, तो लिख दीजिएगा आप, सेमी सर्कुलर आर्च भी हो सकती है। ठीक है, और दूसरी कौन सी हो सकती है आपके पास, पैराबोलिक आर्च भी हो सकती है।
पैराबोलिक आर्च भी हो सकती है। अगर आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप, ठीक है, ये हो सकता है। ये जब हमने अपनी थ्योरी स्टडी किया है तो वहां पे मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको डिटेल बताई है, ठीक है। अगर मैं सेमी सर्कुलर आर्च की बात करता हूं तो देखिएगा यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं भाई, अभी हम सेमी सर्कुलर आर्च की। तो यहाँ पर मैं सेमी सर्कुलर आर्च बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं पैराबोलिक आर्च बनाऊंगा, ठीक है। कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए भाई। बिल्कुल सही सर, ये आपका हिंज है, ये आपका हिंज है, ये आपका पैराबोलिक है। अब देखिएगा मैंने आपको बताया है कि जो आपके पास ये सेमी सर्कुलर आर्च हो सकती है 2 हिंज्ड भी हो सकती है और 3 हिंज्ड भी हो सकती है। अभी मैं आपको एक ही डायग्राम बना रहा हूं तो मैं यहाँ पे बता सकता हूं कि सर ये 2 हिंज्ड भी होती है आपके पास और 3 हिंज्ड भी होती है, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ पे, डायग्राम एक ही का बनाएंगे हम। ये आपके पास ये भी सर 2 हिंज्ड भी हो सकती है और आपके पास 3 हिंज्ड भी हो सकती है। सेमी सर्कुलर आर्च जो है आपके पास ये 2 हिंज्ड भी हो सकती है, बिल्कुल सही सर, ये 2 हिंज्ड भी हो सकती है आपके पास, और ये आपके पास 3 हिंज्ड भी हो सकती है, ठीक है, 3 हिंज्ड भी हो सकती है। बट जब हम पैराबोलिक की बात करेंगे तो ये भी सर आपके पास 2 हिंज्ड भी हो सकती है सर, 2 हिंज्ड भी हो सकती है, और आपके पास 3 हिंज्ड भी हो सकती है, ठीक है, 3 हिंज्ड भी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे डायग्राम हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ये हिंज है आपका कुछ इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे भी हम दिखा देते हैं, एक सर्कुलर है और एक आपके पास पैराबोलिक है। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ये मान लेते हैं इसका क्या है, स्पान लेंथ है। तो स्पान लेंथ को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपका, सर स्पान लेंथ को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसके कैपिटल एल से। तो ये हो जाएगा सर इसका स्पान लेंथ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैपिटल एल। तो इसी तरह से सर इसका भी स्पान लेंथ होगा, बिल्कुल होगा सर, उसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे सर किससे, आपका कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द स्पान लेंथ, ठीक है। अब आपके पास ये क्या है, 2 आपके क्या है, एंड सपोर्ट है। अब जो ये एंड सपोर्ट हो सकते हैं ये आपके एक लेवल में भी हो सकते हैं और आपके डिफरेंट लेवल में भी हो सकते हैं। क्लियर है। अब आता है सर ये नेक्स्ट, जो नेक्स्ट रहता है आपका, दिस इज द क्राउन। जो टॉप पार्ट होता है ये क्या होता है आपका सर, क्राउन होता है। तो यहाँ पे भी पैराबोलिक का भी कुछ ना कुछ क्राउन होगा, यस सर ये क्राउन होगा, ठीक है। तो इस क्राउन को या आप एच भी बोल सकते हैं और आप आर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको स्मॉल एच ले रहा हूँ, क्या ले रहे हैं सर हम इसको स्मॉल एच ले रहे हैं, और इसको भी मैं क्या लेता हूँ, स्मॉल एच ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से लेके अब मुझे डिस्टेंस जो मिलेगा ये देखिएगा आपके पास, ये देखिएगा कुछ यहाँ तक डिस्टेंस होगा और कुछ आपका ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस कर देता हूँ मैं। क्लियर है। तो आपके पास यहाँ तक हो जाएगा। अब देखिएगा जो यहाँ पे ये h क्या है, राइज है, ये h आपका राइज है। तो यहाँ पे जो आपका h हो सकता है किस केस में सर, आपके सेमी सर्कुलर केस में वो हो सकता है सर l/2 हो सकता है। बट जब हम पैराबोलिक आर्च में कहते हैं तो जो आपका राइज होता है वो आपका l/2 के इक्वल नहीं हो सकता है। h क्या हो सकता है आपका, यानी कि राइज क्या हो सकता है, तो l/2 से छोटा हो सकता है या l/2 से बड़ा हो सकता है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे x डिस्टेंस पे उसके y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। तो मान लेते हैं मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है सर, आपका x डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट है। तो बिल्कुल सही सर, यहाँ तक आपने सपोज कर लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास ये कोई x डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसका ऑर्डिनेट क्या आएगा, मुझे y आएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा आपके पास y, तो ये आपके पास आ गया, दैट इज y आ गया है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको डॉटेड लाइन से नहीं, आप थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ गया आपके पास y आ गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम देखना चाहें तो x कोऑर्डिनेट आपका कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है। तो हो गया आपके पास, दैट इज मान लेते हैं ये x कोऑर्डिनेट है और इसका हम y कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करेंगे। इस डिस्टेंस पे अगर इसको निकालना तो इसको मैं y से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्लियर है, ये ध्यान दीजिएगा। तो मुझे ये कोऑर्डिनेट निकालना है आपके पास। तो देखिएगा जब भी मैं सेमी सर्कुलर आर्च की बात करता हूं तो वहां पर आपका पैराबोलिक इक्वेशन यूज नहीं किया जाता है। बट जब मैं पैराबोलिक आर्च की बात करूंगा तो वहां पर आपका क्या किया जाएगा सर, पैराबोलिक आर्च का इक्वेशन यूज किया जाता है बाय यूजिंग द पैराबोलिक इक्वेशन। तो आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग द पैराबोलिक इक्वेशंस।
पैराबोलिक इक्वेशन। तो वहां पे क्या किया जाएगा, आपका पैराबोलिक इक्वेशन यूज किया जाएगा, जो होता है आपके पास y इज इक्वल टू 4hx l माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। क्लियर है। बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं सेमी सर्कुलर में डज नॉट यूजिंग यहाँ पे आप डज नॉट यूजिंग लिख देते हैं, ठीक है, डज नॉट यूजिंग पैराबोलिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे हम पैराबोलिक इक्वेशन यूज नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ आपने याद रखना है। तो वहां पे हम पैराबोलिक इक्वेशंस यूज नहीं करते हैं। तो हम कैसे यूज करेंगे सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पर हम एज ए इसको सिंपल क्या करेंगे, एक्सपीरियंस पे कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर है। जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हम सेमी सर्कुलर आर्च के क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं। क्लियर है। तो ये आपका बेसिक पॉइंट है, बेसिक पॉइंट्स जो आपको सिर्फ जानने चाहिए थे। क्लियर है। एज ए जब आप आर्च की स्टडी कर रहे हैं ताकि आपको समझ सके कि आप क्यों पढ़ रहे हैं आर्च को। क्लियर है। तो आइए बात करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो 1996 में कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था सर, 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि रिएक्शन एट सपोर्ट P ऑफ द स्ट्रक्चर इज, आपको निकालना है रिएक्शन एट ए B सपोर्ट पे कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं इस डायग्राम की, तो यहाँ पर आपका एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया है P और आपके पास क्या दिया है, यहाँ पर 2 हिंज दिए हैं। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, तो अगर मैं बात करता हूँ हिंज पे, तो हिंज पे क्या आएगा सर, एक वर्टिकल रिएक्शंस भी आएगा सर, जिसको मैं लिख सकता हूँ आपका VA, और एक आपके पास फिर से यहाँ पर दूसरे हिंज पे भी आएगा वर्टिकल रिएक्शन, जिसको मैं लिख सकता हूँ VB। यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ सकता है सर, जिसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर HA, और एक यहाँ पे भी आ सकता है जिसको मैं लिख सकता हूँ सर HB लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये हो गया सर HA, यही हो गया मेरे पास VA, और यहाँ पे हो गया सर मेरे पास HB, और यहाँ पे हो गया सर मेरे पास ये VB। क्लियर, इतना हो गया आपके पास। क्लियर है। अब मेरे पास ये A और B पॉइंट है। अब जो मेरे पास ये हिंज पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं क्या रिप्रेजेंट कर देता हूँ, C रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्लियर है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कि मोमेंट C 0 कर देता हूँ। तो समीशन ऑफ मोमेंट C क्या कर दिया है मैंने सर, 0 कर दिया है। 0 अब कहां से लूंगा मैं सर, आपके फ्रॉम राइट साइड से, कि फ्रॉम राइट। ठीक है, ये पॉइंट्स आप ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम राइट। तो देखिएगा जब हमने मूवमेंट एट पॉइंट C 0 किया फ्रॉम राइट, तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिएगा VB इंटू L। VB आपका वर्टिकली है, बेस आपका L है, तो आप लिख सकते हैं सर VB इंटू L इज इक्वल टू, क्लियर है, इतना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा सर HB इंटू L। क्लियर है। तो L से L आपका कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर आपके पास VB इज इक्वल टू HB आ जाएगा। क्लियर है। कब, जब आपने मूवमेंट एट C पे क्या किया है, 0 फ्रॉम राइट्स। अब हम लेफ्ट पे जाते हैं कि मूवमेंट एट C इज इक्वल टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से इजीली क्वेश्चंस फाइंड आउट हो जाता है। तो इस कंडीशन में देखिएगा HA इंटू L, तो आपके पास हो जाएगा HA इंटू L हो जाएगा इज इक्वल टू, उसी तरह से HB है, तो HB का कोई भी आपका डिस्टेंस है नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके पास HB इंटू 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास जो HA आ जाएगा, HA कितना आ जाएगा सर आपके पास, 0 आ जाएगा, तो HA सर मेरे पास 0 आ गया। क्लियर है, इतना आ गया है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि हॉरिजेंटल का सम HA प्लस HB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सर P हो जाएगा। क्लियर है। अब HA कितना है सर आपके पास, 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास HB इज इक्वल टू क्या आ गया है, P आ गया है। और क्वेश्चंस में बोला है कि जो VB है वो HB के इक्वल है, तो VB भी कितना हो जाएगा आपका सर यहाँ पर P हो जाएगा। ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रिएक्शन एट B निकालना है। तो देखिएगा रिएक्शन एट B क्या होगा, तो रिएक्शन एट जो B हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा हमारे पास दैट इज RB इज इक्वल टू समीशन ऑफ VB का स्क्वायर प्लस HB का स्क्वायर। क्लियर है, ये हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे VB स्क्वायर और HB स्क्वायर कितना है सर, P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 2 रूट P आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, 2 रूट P आ गया, सॉरी P रूट 2 आया। कितना आ गया भाई आपके पास, यहाँ पर ये आ गया सर P रूट 2 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास P भी नहीं होगा सर, P रूट 2
p/√2, ये भी नहीं होगा सर p√2, यानी कि आपके पास आंसर क्या आ गया सर, v इसका राइट आंसर आ गया है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक 3 हिंज्ड आर्च शोन इन द फिगर इज क्वार्टर ऑफ सर्कल। आपके पास कुछ क्वार्टर ऑफ सर्कल दिया है, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं यहां बना देता हूं, ठीक है। कुछ इस तरह से है भाई, आपके पास ये हिंज है और ये इसका दूसरा हिंज लगा हुआ है यहां पर, ठीक है। क्योंकि वहां पे जगह नहीं है, अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मुझे जगह चाहिए। ये आपका क्वार्टर है और ये आपका ये है कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा है आपका, ये हिंज लगा है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका ए पॉइंट है। क्लियर है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे सर थीटा दिया है, ये आपका क्या दिया है सर, थीटा दिया है, ये आपका क्या दिया है, आर दिया है, ठीक है। यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये आर होगा तो ये भी आर होगा आपके पास, ये भी आर होगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या किया सर उन्होंने, ये आपका हिंज है तो ऑब्वियसली बात है हिंज पे क्या आएगा आपके पास, वर्टिकल रिएक्शंस आएगा, बिल्कुल आएगा, ये सी आएगा तो इसको वीसी लिख सकते हैं हम। और यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी आएगा आपके पास, ठीक है। सर ये भी आपका सी ले लो, यहाँ पे भी आएगा आपके पास कुछ इस तरह से। कलर दूसरा कर देता हूं भी मैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं सर, दैट इज वी ए लिख देता हूं, इसको मैं वी सी लिख देता हूं और यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, एक फर्स्ट भी आएगा, दैट इज एच ए कर देता हूं। क्लियर है, तो मैंने इस डायग्राम को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है, आपके पास ब्रेक कर दिया है। क्लियर है, तो देखिएगा अगर आप यहाँ पे देखें तो एक तरह से क्या बन रहा है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर। तो सर इसको आप यहाँ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये देखिएगा कुछ इस तरह से आपका मेंबर्स बन रहा है, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है सर, आपके पास आर बन रहा है, तो इसको आप आर लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा सर, इसको आर लिख दीजिएगा। ये आपका बेस है, तो देखिएगा थीटा के परपेंडिकुलर क्या आता है आपके, साइन थीटा आता है। तो थीटा के परपेंडिकुलर आप क्या ले लो सर, साइन थीटा ले लो, और थीटा के बेस में क्या आता है सर आपका, कॉस थीटा ले लो। तो ये मेरे पास कॉस थीटा बन गया है। तो यहाँ पे आर है तो इसको मैं आर कॉस थीटा लिख सकता हूँ, इसको मैं सर आर साइन थीटा लिख सकता हूँ। क्लियर है, तो ये वाला मैं अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा सर आपका, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक बताना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा सर आपका, आर साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस भी कितना हुआ सर आपके पास, ये वाला डिस्टेंस भी हो गया सर आपका आर हो गया है, ठीक है। पहले मैं डायग्राम को देख लेते हैं, ये आर हो गया, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हुआ आपके पास, आर माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा। यानी कि ये डिस्टेंस आपके पास कितना रहा, ये वाला डिस्टेंस तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका पास r माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है, डायग्राम हमारा रेडी हो गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है। क्लियर है, इतना आपने कर दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने मोमेंट एट बी क्या कर दिया है, जीरो कर दिया है। तो अब मोमेंट एट बी जीरो कर देते हैं कि समेशन ऑफ मोमेंट बी इज इक्वल टू जीरो कर दिया है। जीरो कहां से किया सर आपने इसको, क्लियर है, फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। तो आप जीरो कर देते हैं फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे तो उसने बोला क्या है, देखिएगा क्वेश्चंस कि आपके पास एक 3 हिंज्ड आर्च शोन इन द फिगर क्वार्टर ऑफ सर्कल इफ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिएक्शन आर ए इक्वल, कि जो आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे जो आपके हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल रिएक्शंस आ रहे हैं वो क्या है आपके सर, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी ए इज इक्वल टू एच ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला है वी ए इज इक्वल टू एच ए हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया उस कंडीशन में, हमने मोमेंट एट बी जीरो किया फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। तो आपके पास क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा आपके पास दैट इज वी ए कॉस थीटा
ये बन जाएगा आपके पास VA, आपके पास परपेंडिकुलर क्या है VA, बेस क्या है cos थीटा, तो ये बन जाएगा आपके पास VAR cos थीटा, VAR cos थीटा प्लस उसके बाद अब नेक्स्ट देखिएगा, सॉरी माइनस आएगा। अब देखिएगा उसके बाद क्या है हमारे पास, दूसरा वाला कंपोनेंट देखिएगा HA, तो HA आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सर R माइनस R साइन थीटा है, ठीक है, यही है आपके पास, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर HA इज R माइनस R साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर है, इज इक्वल टू 0, क्लियर है, ये कर दिया आपने। अब यहां से क्या किया सर आपने कि VA इंटू RA cos थीटा किया। अब देखिएगा जब हम बात करेंगे किसकी VA और आपकी HA की, तो VA और HA तो इक्वल है, जब ये आपके क्या होंगे बाहर आएंगे तो आप जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा सर आपका, तो यहाँ बच जाएगा सर आपका cos थीटा माइनस R, सॉरी ये प्लस हो जाएगा माइनस R साइन थीटा बच जाएगा आपके पास, ठीक है, ये कंडीशंस बच गई है, इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा सर, ये R भी तो वही बाहर ही रहेगा ना, ये R, अब जब R हम बाहर लाएंगे तो आपका 0 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, यस सर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा सर आपके पास, ये बच जाएगा cos थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्लियर है, कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं आपके पास दैट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपके पास इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, कुछ इसी तरह से हो गया है। अब आपने देखना है कि ये वैल्यू कब इक्वल होगी, जब आप 60 डिग्री पे होगा या 45 डिग्री पे होगा, 30 डिग्री पे होगा या नन इन 0 और 90 डिग्री पे होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साइन, देखिएगा अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं यहाँ पे साइन 60 की, तो साइन 60 क्या होता है आपके पास सर, साइन 60 होता है आपके पास √3/2 होता है, और उसी तरह से अगर मैं cos 60 की बात करता हूं तो cos 60 क्या होता है सर आपके पास 1/2 होता है। तो अगर मैं साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे रखता हूं, मैं क्वेश्चंस के मुताबिक कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं 60 पुट कर रहा हूं तो जब मैं साइन 60 की वैल्यू पुट करूंगा √3/2 माइनस 1/2 क्या 1 होगा, नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। उसी तरह से मैं सेकेंड ऑप्शन की बात कर लेता हूँ, ये तो मेरे फर्स्ट ऑप्शन की बात है, ठीक है, पहला ऑप्शन था, अब मैं दूसरा ऑप्शन देखता हूँ। दूसरे ऑप्शंस में क्या किया सर, जब आपने 45 डिग्री पुट किया तो साइन 45 और आपके पास cos 45 दोनों की वैल्यू देखेंगे, तो साइन 45 क्या होता है आपके पास, ये आपको पता है कि जो आपके पास साइन 45 डिग्री होता है वो आपके पास 1/√2 होता है, तो आप लिखेंगे सर 1/√2 होता है। cos 45 भी क्या होता है सर आपके पास 1/√2 होता है, 1/√2 माइनस 1/√2 तो 0 होता है, तब भी 1 नहीं आएगा, क्लियर है। अब हम सी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सी ऑप्शन में इसने 30 बोला, तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे साइन 30 की, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है सर आपके पास 1/2 होती है। उसी तरह से अगर मैं cos 30 की वैल्यू देखना चाहूँ, किसकी वैल्यू सर, cos 30 की वैल्यू देखना चाहूँ, तो cos 30 क्या होता है सर हमारे पास, सर ये होता है सर आपके पास √3/2 होता है। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तब भी मेरे पास 1 नहीं आएगा, नहीं आएगा सर, क्लियर है। बट अगर मैं क्या करता हूं, अब एक और ऑप्शन करता हूं कि जब मैं क्या करता हूं साइन 90 की वैल्यू पुट करता हूं, तो साइन 90 क्या होता है आपके पास सर 1 होता है, और अगर मैं cos 90 की बात करता हूं तो cos 90 क्या होता है सर 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर साइन 90 माइनस cos 90 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है 1 मिलता है, क्योंकि sin 90 क्या होता है 1 होता है, cos 90 क्या होता है 0 होता है, जो किसके इक्वल आ जाता है आपके पास 1 आता है। तो ना तो इसका आंसर क्या होगा सर A होगा, ना इसका आंसर B होगा, ना इसका आंसर C होगा। तो ये इसकी जो वैल्यू लाई करे कभी इक्वल होगा, तभी होगा जब सर नान 0 to 90 कि जब 0 और 89 के बीच में अगर आपकी वैल्यू रहेगी, यानी कि 0 to 89 डिग्री के बीच में कभी भी आपका ये इक्वल नहीं होगा। इक्वल कब होगा, जब आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपके पास क्या है सर आपका डी है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान देना है। कुछ नहीं बोला था कि 3 hinge arch shown in the figure is quarter of a circle if the vertical and horizontal component reactions A आर इक्वल द वैल्यू ऑफ। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने इस डायग्राम को क्या किया है रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करके कुछ इस तरह से बना, क्लियर है। आपने इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखे और वर्टिकल कंपोनेंट देखे। हमने क्या किया, इसका मोमेंट एट बी 0 किया। जब मोमेंट एट बी 0 किया यहाँ पर, तो मेरे पास क्या बना सर VA इंटू आर ए कॉस थीटा, VA इंटू आर कॉस थीटा माइनस HA इंटू आर माइनस आर साइन थीटा, क्लियर है। अब यहाँ पे उसने पहले ही बोला था कि जो आपके पास
वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए पे वो क्या है सर आपके इक्वल है, तो वी ए इज इक्वल टू एच ए है, तो हमारे पास वी ए इज इक्वल टू एच ए इक्वल आ गया है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा जीरो के साथ। क्लियर है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा रिएक्शंस, तो r cos थीटा प्लस r माइनस r sin थीटा, r को जब हम कॉमन लेंगे तो जीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास cos थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा बचेगा, जो किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने सारे ऑप्शन देखे तो कोई भी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा था आपका sin 90 और cos 90, कि जब आपके पास sin 90 होगा और तभी आपका ये है, यानी कि कब आपका ये इक्वल होगा, ये इक्वल तब होगा जब आपके पास एंगल जो होगा सर वो कितना होगा आपके पास 90 डिग्री होगा, यानी कि 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जब आपके एंगल होंगे तो ये आपका इक्वल नहीं होगा। कब होगा, जब आपका एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया वो आपके पास डी हो गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कि एक 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च ABC हैज ए स्पैन ऑफ 20 मीटर। देखिएगा आपके पास एक 3 हिंज्ड आर्च बना देते हैं। कैसी आर्च बोल रहा है सर, वो आपके पास 3 हिंज्ड आर्च। तो यहाँ पर देखिएगा ये कौन सी आर्च है सर आपके पास, 3 हिंज्ड आर्च कुछ इस तरह से होगी आपके पास, इस तरह से, जिसका स्पैन लेंथ कितना है सर आपके पास 20 मीटर का स्पैन लेंथ दे दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा सर इसका स्पैन लेंथ कितना दे दिया है सर 20 मीटर, तो हम लिख देते हैं सर यहाँ पर ये 20 मीटर स्पैन लेंथ दे दिया है। और क्या बोला उसने सर, जिसका सेंट्रल राइज 4 मीटर्स का है, तो इसका सेंट्रल राइज कुछ ये होगा, तो इसका सेंट्रल राइज कितना है सर आपके पास 4 मीटर है, तो ये आपका सेंट्रल राइज 4 मीटर, यानी कि किसकी वैल्यू दे दी है सर आपकी h की दे दी है, l दे दिया है आपके पास कितना सर 20 मीटर। क्लियर है, आर्च हैज हिंज्ड एट दी एंड, जो एंड पे हिंज लगे हैं एक ट्रेन ऑफ 2 पॉइंट लोड्स है, कि एक 2 पॉइंट्स लोड लगाए हैं यहाँ पर, एक पॉइंट लोड आपके पास 20 किलो न्यूटन का है, कुछ उसी तरह से बोला है, एंड 10 किलो न्यूटन का है, और आपके पास 10 किलो न्यूटन का है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आपके पास कितना है सर, वो सर आपके पास 5 मीटर्स के अपार्ट पे है ये, यानी कि आपका जो 20 किलो न्यूटन है वो आपका लीडिंग में है। क्लियर है, क्रॉस द आर्च फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट है, तो क्या मैं इनको इस तरह से बना सकता हूं, क्योंकि जो मैक्सिमम लोड होगा वो आपका क्या करेगा, आपका मैक्सिमम कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर ये होगा, और ये आपके 5 मीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो ये देखिएगा, तो ये हो गया आपके पास सर 20 किलो न्यूटन, और ये हो गया सर आपके पास 10 किलो न्यूटन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है सर आपके पास 5 मीटर है। तो देखिएगा यहाँ पर कि अगर मेरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर का है, और सर यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर का है, ठीक है, क्योंकि अगर ये पूरा आपके पास 20 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा सर आपके पास 10 मीटर का हो जाएगा, तो ये कितना हो गया सर मेरे पास 5 मीटर का हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है, और इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना हुआ सर मेरे पास, ये अगेन आपके पास 5 मीटर्स का हुआ। ठीक है, ये हमने दे दी है यहाँ पर। आगे क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम थ्रस्ट इंड्यूस एट द सपोर्ट, आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम थ्रस्ट कितना इंड्यूस होगा आपका, ठीक है, सपोर्ट पर। तो आप इस क्वेश्चंस का क्या बना सकते हो, सिंपल ILD ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल हम ILD ड्रॉ कर लेंगे। ILD ड्रॉ हो जाएगा तो इसका हम ऑर्डिनेट निकाल देंगे, तो देखिएगा यहाँ पर इसका ILD कैसे कितने इजीली ड्रॉ कर सकते हैं हम। मैक्सिमम आपका सेंटर पे है, तो ये आपका सेंटर हो गया है, ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह से हो गया, तो इसके जो ऑर्डिनेट आएंगे वो देखिएगा जरा, इसके ऑर्डिनेट कुछ ये होगा आपके पास, यहाँ पे होगा इसका ऑर्डिनेट, और कुछ इसका ऑर्डिनेट सर यहाँ पे होगा। क्लियर है, मैंने इसका ILD बना दिया है, तो इसका ऑर्डिनेट यहाँ पे होगा सर, तो ऑर्डिनेट का फॉर्मूला आपको पता है L/4h होगा, यहाँ पर क्या होगा सर L/4h होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि देखिएगा कि जब आपके 10 मीटर का ऑर्डिनेट 10 मीटर के स्पैन लेंथ पे आपका कितना राइज आ रहा है, यहाँ पर कितना ऑर्डिनेट आ रहा है सर L/4h आ रहा है। तो देखिएगा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। क्या बोलता है कि सेंट्रल ऑर्डिनेट, कि जो आपका सेंट्रल ऑर्डिनेट आया वो पता होना चाहिए आपको, ये रिलेशंस सेंट्रल ऑर्डिनेट, सेंट्रल ऑर्डिनेट कितना है सर आपके पास, यहाँ पर ये है सर मेरे पास L/4h है। L कितना है सर आपके पास 20 मीटर का है,
4 राइज कितना है सर, कितना राइज हो रहा है सर आपके पास 4 मीटर का राइज हो रहा है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर 5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 सॉल्व करेंगे तो आप कितना आएगा सर, ये 1.25 आया। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे कितना ऑर्डिनेट आ गया आपके साथ सर, ये आ गया सर मेरे पास 1.25 आ गया। 10 मीटर पे जब आपका 1.25 है तो 5 मीटर पे कितना हुआ, ये क्या हुआ, इसका आधा हुआ। 20 मीटर है तो ये 10 मीटर हाफ हुआ, तो 5 मीटर पे क्या होगा इसका क्वार्टर। तो आप क्वार्टर ऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, यस सर। एट ए क्वार्टर पॉइंट, तो एट क्वार्टर पॉइंट पे क्या होगा, एट क्वार्टर पॉइंट्स पे जो आपका होगा, क्वार्टर पॉइंट्स पे जो आपका ऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा सर आपका, इसका आधा हो जाएगा। यानी कि जो आपका ये सेंट्रल ऑर्डिनेट आया इसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा मतलब आपके पास 1.25/2 हो जाएगा। आधा कर दिया आपने तो 0.625 आ गया आपके पास। क्लियर है, यानी कि ऑर्डिनेट आ गया, बिल्कुल यस सर, ऑर्डिनेट आ गया। अब हम अगर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ILD, तो जो आपका क्या होगा अकॉर्डिंग टू ILD, जो आपका थ्रस्ट जो इंड्यूस होगा वो कहां पे होगा सर, आपका सपोर्ट पे इंड्यूस होगा, जहां पर आपका लोड क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा। और लोड कहां पे लीड कर रहा है आपका, जो मैक्सिमम लोड है, मैक्सिमम लोड कितना है सर 20 किलो न्यूटन का। क्लियर है, तो इसको लाइन को लिख सकते हैं आप कि अकॉर्डिंग टू ILD, अकॉर्डिंग टू ILD the maximum thrust is induced at support। कहां पे होगा सर आपका, सपोर्ट पे इंड्यूस होगा, सपोर्ट पे इंड्यूस होगा। if leading जो लोड होगा आपके पास वो कितना होगा सर, वो 20 किलो न्यूटन का होगा। कितने का होगा सर, 20 किलो न्यूटन होगा। और 20 किलो न्यूटन कहाँ है सर आपका, एट क्राउन पे है। क्लियर है, ये ध्यान दीजिएगा। आपके पास जब क्राउन पे है तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होगा आपके पास वो देखिएगा। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई है, ये आपके पास 1.25 है, ये पास 0.625 है। ठीक है, अब देखिएगा आपके पास, देखिएगा 20 मीटर पे कितना ऑर्डिनेट आ रहा था आपके पास सर, 1.25 आ रहा था सेंट्रल पे। तो आप लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 1.25 आ रहा है, प्लस आपके बाद उसी तरह से 10 पे कितना आ रहा है सर, सॉरी 20 किलो न्यूटन पे कितना ऑर्डिनेट आ रहा था सर, 1.25 आ रहा था। 10 पे कितना आ रहा था 0.6, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.625 आ रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर जरा देखिएगा इसको कैलसी करके कि कितना आता है आपका। तो हो जाएगा सर 20 मल्टीप्लाई बाय 1.25 प्लस आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय 0.625 कितना आ गया है 31.25। तो दैट इज 31.25 किलो न्यूटन आ रहा है। कुछ नहीं करना, आपने क्या किया क्वेश्चंस में, इसका ILD ड्रॉ किया। ILD ड्रॉ किया तो आपके पास यहाँ पे सेंट्रल ऑर्डिनेट कितना आया, L/4H होता है। तो L/4H आपने पुट किया तो आपके पास कितना आ गया सर, 1.25 आ गया है। आपको देखना है सर इसके क्वार्टर पॉइंट पे, तो क्वार्टर पॉइंट कितना हो गया सर, सेंट्रल क्वाड्रेंट का क्या कर दिया आपने, आधा कर दिया सर। क्योंकि देखिएगा भाई यहाँ तक भी अगर आधा है तो ये कितना रहा आपका 5 मीटर, क्वार्टर ही तो रहा इसका। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया 0.625। तो यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाला, आपके पास 20 किलो न्यूटन, 20 मल्टीप्लाई बाय 1.25 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0.625, तो आपके पास कितना आ गया 31.25 किलो न्यूटन आ गया। क्लियर है, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है, यानी कि सी इसका क्या है सर, राइट आंसर है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक 3 इंच पैराबोलिक आर्च एज ए स्पैन ऑफ 20 मीटर। आपको डायग्राम दिया है कि स्पैन कितना है सर 20 मीटर है, राइज जिसका कितना दिया है सर 5 मीटर दिया है, कैरीज ए पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन एट क्वार्टर स्पैन। क्वार्टर स्पैन पे जो आपका लोड एक्ट कर रहा है कितने का लोड एक्ट कर रहा है सर, वो आपका 10 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है। क्लियर है, रिएक्शन द रिजल्टेंट रिएक्शन एट द लेफ्ट सपोर्ट, आपको रिजल्टेंट रिएक्शन निकालना है लेफ्ट सपोर्ट पे, और उसका इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मींस आपको थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो आपको देखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिएक्शंस बना देता हूं। ये आपका हिंज है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्टिकल रिएक्शंस भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा सर इसका थ्रस्ट भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा सर कुछ इसका वर्टिकल रिएक्शन आएगा, ठीक है, और इसका कुछ थ्रस्ट भी आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिएक्शंस के नाम दे देता हूँ। ये आपका हो गया सर HA, इसको नाम दे देते हैं HA, इसको नाम दे देते हैं सर VA, इसको नाम दे देते हैं सर HB, और इसको नाम दे देते हैं हम VB, और इसका पॉइंट दे देते हैं हम यहाँ पर C पॉइंट दे देते हैं। क्लियर है। और ये जो 5 मीटर का दिया है, ये क्या दिया है सर आपके पास, ये सर आपके पास H दे दिया है। यहाँ पे अगर मैं टोटल लेंथ की बात करता हूँ तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ सर। टोटल लेंथ कितनी है सर आपके पास, 20 मीटर्स की है, तो ये भी आप कर दीजिएगा सर L इज इक्वल टू 20 मीटर है। क्लियर है, पूरा डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया है। अब देखिएगा, अब आपने क्या करना है, मोमेंट एट ए 0 करो डायरेक्ट। मोमेंट ए क्या कर दिया आपने, 0 कर दिया है। समीशन ऑफ दी मोमेंट ए इज इक्वल टू 0। अब जब आपने मोमेंट एट 0 किया तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, VB इंटू 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस इंटू बेस कितना है आपके पास, 20 हो जाएगा। क्लियर है, इज इक्वल टू वर्टिकल फोर्स कितना आ रहा है, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ आपको VB फाइंड आउट करना है, तो VB हो जाएगा आपके पास 50/20 हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, 2.5 किलो न्यूटन। पॉजिटिव आया तो इसको मैं अपवर्ड डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे VB आप यहाँ पे डालिएगा। VB कितना है सर, 2.5 किलो न्यूटन है। ये तो V है हमारे पास। ठीक है, VB आ गया आपके पास। अब हमें पता है कि VA प्लस VB इज इक्वल टू कितना है आपके पास, वर्टिकल फोर्स VA प्लस VB, डाउनवर्ड फोर्स 10 किलो न्यूटन का आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास VB आ गया आपके पास, तो VA निकल जाएगा। तो VA कितना आ जाएगा सर, 10 माइनस VB कितना है सर, 2.5। तो ये कितना आएगा सर, 7.5 किलो न्यूटन आ गया है। पॉजिटिव आया तो मीन्स अपवर्ड आया। तो VA भी आपके पास आ गया। तो VA कितना आ गया सर, यहाँ पर आपके पास 7.5 किलो न्यूटन आ गया है। क्लियर है, बैलेंस हो गया आपका पूरा। जो 3 हिंज डार्ट था वो आपका बैलेंस कर दिया आपने। क्लियर है, कितनी कंडीशंस हो गई है। अब आपको क्या करना है, मोमेंट अप्लाई करना है आपके सेंट्रल हिंज पे। यहाँ पे क्या करना है आपको, मोमेंट अप्लाई करना है। ठीक है, तो मोमेंट अप्लाई कर लो। मोमेंट अप्लाई एट दी सेंट्रल हिंज। ठीक है, तो देखिएगा जब आप मूवमेंट अप्लाई करते हैं अपने सेंट्रल हिंज पे तो क्या होता है आपके पास, समीशन ऑफ मूवमेंट C इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, वही VB इंटू 10 हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास HB इंटू 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर HB इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, आपने मूवमेंट C पे 0 किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, VB इंटू 10 हो जाएगा, VB इंटू 10 हो जाएगा। और उसी तरह इज इक्वल टू HB इंटू 5, क्योंकि यहाँ पे ये आपका बेस है तो ये आपका परपेंडिकुलर कितना है सर, 5 है। तो ये आ गया हमारे पास। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या पता है, यहाँ पर क्या निकालना है आपको, यहाँ पर सर HB नहीं पता है। तो HB क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका HB निकालना है। तो यहाँ पे VB कितना है सर हमारे पास, VB है 2.5, तो 2.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ से कितना आ गया सर आपके पास 5 किलो न्यूटन आ गया है। यानी कि HB कितना आ गया आपके पास, 5 किलो न्यूटन। अब जो ये 5 किलो न्यूटन आया है पॉजिटिव आया, यानी कि इसके रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। तो 5 किलो न्यूटन आया आपका HB, यानी कि HB कितना आ गया सर आपके पास, 5 किलो न्यूटन आ गया है। अब देखिएगा, जब HB यहाँ से आपका 5 किलो न्यूटन लग रहा है तो इधर से भी ऑब्वियसली आपका HA भी कितना लगेगा सर, आपका 5 किलो न्यूटन लगेगा। तो यहाँ से मेरा जो HA भी होगा सर, वो HA इज इक्वल टू आपका HB के होगा। ठीक है, सॉरी, जो आपका HA होगा सर वो क्या होगा आपके पास, वो भी सर 5 किलो न्यूटन होगा, बट इसकी रिएक्शंस आपकी इस तरफ को होगी। क्लियर है, ये आ गया है। अब आपके पास क्या निकल गया, सारे कंपोनेंट निकल गए हैं। आपको क्या निकालना है, आपको उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो इनका जब रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा इनका क्या निकालना है सर, हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा कुछ इस तरह का बना है आपके पास। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है सर आपके पास, वर्टिकल कंपोनेंट है सर 7.5, तो यहाँ पे मैं 7.5 लगा सकता हूँ। हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना है सर मेरे पास, यहाँ पे 5 किलो न्यूटन है सर मेरे पास। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है सर, मुझे रिजल्टेंट निकालना है।
क्लियर है? तो यहाँ से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ रिजल्टेंट अपना। यस सर, तो ये हो गया आपके पास सर यहाँ पर थीटा हो गया है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा सर आपके पास दैट इज एच ए का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, प्लस आपके पास वी ए का स्क्वायर हो जाएगा। वी ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो जरा सॉल्व करो इसको जरा, क्या बनता है? एच ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, प्लस उसी तरह से आपके पास वी ए का स्क्वायर यानी कि 7.5 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो यहां से जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा आपके पास? जरा सॉल्व कीजिएगा, 25 और 49। ठीक है, तो यहां से आएगा आपके पास 25 प्लस 49, ये हो गया आपके पास, इसका रूट निकालिए तो 9.01। 7.5 करना ना भाई, 5 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, रूट करो इसका तो 9.01 आ गया। तो यहाँ से 9.01 किलो रिजल्टेंट आ गया आपके पास। तो देखिएगा 9.01 किलो न्यूटन। अब तो ये तो हो नहीं सकते, लास्ट के दो हो नहीं सकते, तो आपका आंसर या तो ए होगा या बी होगा आपके पास। ठीक है, अब देखते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है सर? हमें निकालना है इसका इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल निकालना है, यानी कि आपको थीटा निकालना है। तो थीटा क्या हो जाता है आपके पास सर? ये हो जाता है tan इनवर्स आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है सर आपका? 7.5, तो ये 7.5 हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा सर आपका? 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, जरा सॉल्व कीजिएगा। tan इनवर्स 7.5 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा आपके पास? 56.30 आया आपके पास, 309 यानी कि 56.31 डिग्री आ गया है। यानी कि तो थीटा कितना आ गया आपके पास? 56.31 डिग्री, 31 डिग्री आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिल रहा है आपको? ए में मिल रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो गया सर? ए इसका राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है? तो इस तरह को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? 2 मार्क्स के लिए था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलते हैं? द फिगर शोन इन ए 2 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च स्पैन लेंथ L subjected to uniformly distributed load of intensity Q per unit length. The maximum bending moment is arch is equal to. हमेशा जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे आपका 2 हिंज्ड आर्च हो, चाहे आपका 3 हिंज्ड आर्च हो, और उसके पूरे स्पैन लेंथ पे क्या लग रहा है? यूडियल लग रहा है, तो उस केस में जो आपका बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है सर? 0 होता है। यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देता हूँ, केस बना देता हूँ मैं फिर से, जो आपको कंफ्यूज ना हो। अब हम आर्च की बात करेंगे। ठीक है, दोबारा से। अब जो आर्च हो सकता है सर आपका 2 हिंज्ड आर्च भी बोल रहे हैं सर आप, और 3 हिंज्ड आर्च भी बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं सर। तो ये देखिएगा आपके पास कुछ इस तरह से आर्च होगा और कुछ इस तरह से आर्च होगा। ठीक है, देखिएगा जहां जहां पे हिंज है वहां पे क्या होगा? आपका बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा आपके पास वो 0 होगा। यहाँ पे भी अगर मोमेंट की बात कर लेते हैं हम, 0 होगा। यहाँ पे भी मोमेंट की बात कर लेते हैं सर, 0 होगा। यहाँ पे भी अगर मोमेंट की बात कर लेते हैं, 0 होगा। क्लियर है? बात ध्यान रखना। बट आज क्या है आपके पास कि उसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है सर? आपका यूडियल एक्ट कर रहा है। तो यूडियल हम दिखा देते हैं कुछ, उसके ऊपर क्या कर रहा है? यूडियल। पूरे स्पैन लेंथ पे क्या है सर आपका? यूडियल एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो इन दोनों के केस में जो आपका, चाहे आपका 2 हिंज्ड आर्च हो, चाहे आपका 3 हिंज्ड आर्च हो, अगर उसके पूरे स्पैन लेंथ पे क्या लग रहा है सर आपका? यूडियल एक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशंस में मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे भी जो बेंडिंग मोमेंट होगा सर वो 0 होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था, यानी कि आपका सी आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपके पास ये तो था ही नहीं उसमें कुछ सोचने के लिए। तो आइए बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्लानर इलास्टिक स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एज शोन इन द फिगर, कि आपके पास एक प्लानर इलास्टिक स्ट्रक्चर दे दिया गया है जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो किस तरह का है आपके पास सर? 2 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च है, जिसका एक एंड सर आपके पास कैसा है? एक एंड सर आपका उसका हिंज से सपोर्ट है, तो दूसरा उसका रोलर से सपोर्टेड है, और उसके ऊपर जो यूडियल एक्ट कर रहा है वो 12 किलो न्यूटन पर मीटर का एक्ट कर रहा है, जिसका स्पैन लेंथ आपका
आपके पास 8 मीटर है। क्लियर है। अगर मैं इसके राइज की बात करता हूं तो जो कितना राइज हो रहा है वो आपके पास 2.4 मीटर का राइज हो रहा है। नेग्लेक्टिंग द सेल्फ वेट, कि जो भी इसके ऊपर सेल्फ वेट आ रहा है उसको आपको नेग्लेक्ट करना है। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जनरेटेड, और आपको बताना है कि इसके ऊपर कितना बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा। क्लियर है। आपको किलो न्यूटन में बताना है। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले इस स्ट्रक्चर्स की कि ये स्ट्रक्चर्स आपके पास सर डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट, तो हम क्या निकाल लेते हैं सर, इसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी निकाल लेते हैं। तो इसके जो इक्वेशन है 3m प्लस re माइनस 3j, आप आर भी लिख सकते हो, आर भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं कितने मेंबर है सर, यहाँ पर एक ही मेंबर है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कीजिएगा। रिएक्शंस कितनी है, अब ये देखिएगा यहाँ पे जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं, जब इसका एक एंड हिंज से सपोर्ट है तो वहाँ पे 2 रिएक्शंस आएगी, एक वर्टिकल आएगी, एक हॉरिजॉन्टल आएगी। बट जब आपका रोलर है तो वहाँ पे आपका सिर्फ वर्टिकल रिएक्शंस आएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे रिएक्शंस कितनी होगी सर, 2 वर्टिकल हुई आपके पास, दैट इज HA हो गया आपके पास, VA हो गया आपके पास, और ये VB हो गया है। इसको A मार्क कर लेता हूँ, इसको मैं B मार्क कर लेता हूँ। 2 वर्टिकल रिएक्शन है, हॉरिजॉन्टल। टोटल कितनी आ गई सर आपके पास, 3 आ गई है। -3 ज्वाइंट कितने हैं सर, 1 ज्वाइंट 2 ज्वाइंट, तो आपके पास 2 ज्वाइंट है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 6 - 6 = 0। यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर हो किस तरह का सर, आपका डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर से। क्या है सर, आपका डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। बट आप बोलोगे कि सर आपने तो पहले बताया था कि जो 2 हिंज्ड आर्च होता है वो आपके पास कैसा होता है सर, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट होता है। तो हाँ, उसको भी जरा देख लो आप एक बार। यहाँ पे मैंने तब बताया था कि अगर दोनों एंड कैसे हैं सर, आपके पास दोनों एंड अगर आपके हिंज से सपोर्ट है, बट अगर आपका एक हिंज से है और दूसरा आपका रोलर से है, तो उस कंडीशंस में ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाएगा सर, आपका डिटर्मिनेट कहलाएगा। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि जब सर आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट होता है तो उसका जो एनालिसिस हम करते हैं वो सिंपल यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कर सकते हैं। बट जो आपके इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होते हैं उनका जो एनालिसिस है हम करते हैं, किससे करते हैं, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से करते हैं। ठीक है, इसका एनालिसिस हम करेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से करेंगे। ठीक है, बट इसका हम जो करेंगे वो किससे करेंगे, इसका एनालिसिस कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया है, बिल्कुल ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कि क्वेश्चंस में क्या बोला है। क्वेश्चन को देखते हैं अपना। क्वेश्चंस में पूछा गया है आपको बेंडिंग मोमेंट। अब जब आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोमेंट एट ए क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। अगर मोमेंट ए 0 करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ आएगा वहां पे आपके पास वर्टिकल रिएक्शन। तो देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया, ऑल दी समेशन ऑफ मोमेंट ए आपने 0 किया, तो यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शन डेवलप हुई आपके पास, VB × 8, तो दिस इज द मोमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपके पास हो जाएगा VB × 8। क्लियर है आपके पास, प्लस आपके पास 12, आपके पास W × L, L कितना है 8 मीटर है, तो ये आपके पास 8 मीटर × L/2, तो L/2 क्या हो जाएगा आपके पास 8/2, तो 8/2 हो जाएगा आपके पास 4 = आ जाएगा आपके पास 0। अब जो मेरे पास ये VB है, ये VB कैसा है सर आपके पास यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको मैं यहाँ पे माइनस ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो VB आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सर आपके पास 48 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे VB मेरे पास कितना आ गया सर, दैट इज 48 किलो न्यूटन आ गया है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या देखना है, किसी एक्स एक्सिस पे मुझे क्या करना है, इसका मोमेंट पता करना है, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो इस डिस्टेंस पे अगर मैं निकालना चाहूँ तो निकाल सकते हैं हम। तो इसको मैं मान लेता हूँ, आपका ये एक्स डिस्टेंस है, ये कितना होगा ये भी हम देखेंगे। इस डिस्टेंस पे ये वाई हो गया। क्लियर है, तो देखिएगा मोमेंट एट एक्स निकालना हमें, मोमेंट एट एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 48 × x माइनस 12 × x इंटू x/2 हो जाएगा, कुछ यही हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48 टाइम x माइनस 12 x² / 2 हो जाएगा आपके पास। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 48x माइनस 6x² आ जाएगा। इतना मूवमेंट आ गया आपके पास। अब आप इसी मूवमेंट को क्या कीजिएगा, मिनिमाइज कीजिएगा। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो dm/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप ये क्या जानेंगे आपके पास 48 माइनस 6 दूनी 12,
12x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब मैं x निकालूंगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 48/12 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 मीटर, यानी कि कितने डिस्टेंस पे आएगा आपका वो 4 मीटर के डिस्टेंस पे आएगा। ठीक है, यानी कि उसके मिड पे आएगा। क्लियर है, तो मिड पे आएगा। तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 थी, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले देते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा mx हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास 48x माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 48 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 4। क्लियर है, ये कीजिएगा। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, 48 मल्टीप्लाई बाई 4 कीजिएगा तो कितना आया सर आपके पास 192। वहीं पे कीजिएगा आप 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आया 96 आया आपके पास। ठीक है, माइनस कीजिएगा 192 तो कितना है आपके पास 96 किलो न्यूटन आया। अब जो 96 किलो न्यूटन आया प्लस का आया ना, यानी कि दैट इज सैगिंग हुआ होगा। यहाँ पे क्या हुआ होगा सर, सैगिंग हुआ होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, आपका हो जाएगा सर 96 किलो न्यूटन। तो ये 96 किलो न्यूटन मीटर आपका आ गया। क्लियर है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कुछ भी नहीं किया आपने मोमेंट एट ए 0 कर दिया है और उसको मिनिमाइज कर दिया है उसी मोमेंट को। फाइनली आपके पास ये भी पता लग गया कि कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, और 4 मीटर के डिस्टेंस पे लग रहा है। कितना लग रहा है सर 96 किलो न्यूटन मीटर लग रहा है। क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आपने क्या किया, इस एच ए को अगर आप 0 कर ले, अगर मैं इस एच ए को 0 कर लूं तो मेरे पास जो ये आपके पास क्या है, जो मेरे पास ये पैराबोलिक प्रोफाइल है वो किस तरह का बिहेव करेगी, एक कर्व्ड बीम की तरह बिहेव करेगी। एक नोट पॉइंट दिखेगा, इस तरह से भी कर सकते हैं। नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट है कि इफ एच ए अगर आप 0 कर दे, एच ए अगर 0 कर दे तो ये जो आपके पास आर्च है, ये जो आर्च है कैसा बिहेव करेगी, आपके कर्व्ड बीम की तरह बिहेव करेगी। कैसा बिहेव करेगी सर, कर्व्ड बीम की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, और जब कर्व्ड बीम की तरह बिहेव करेगी तो इस कंडीशन में जो मेरा मैक्सिमम मोमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा सर WL²/8 हो जाएगा। क्लियर है, शॉर्टकट है अगर आप करना चाहो तो। यहाँ पर W क्या है आपके पास, लोड है। ठीक है, तो W तो आपके पास दिया है, दैट इज 12 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है सर 8 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय आपके पास 8, यहाँ से 8 गया तो आपके पास कितना आ गया सर 96 किलो न्यूटन मीटर आ गया है। तो ये भी एक मेथड्स है, इस मेथड से चाहो तो आप इस मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, मैंने तो आपको दोनों ही मेथड से बता दिया है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये रखना है कि अगर आपने इस हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को आपने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, तो यहाँ पे आपके पास VAVB इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, आपके पास टोटल यूडीएल के हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपका एज ए कर्व बीम की तरह बिहेव करेगा, और कर्व बीम जब बिहेव करेगा तो वहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, WL²/8 होता है। सिंपल आपने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2022 में आपके पास कितना मार्क्स के लिए आया था, 1 मार्क्स के लिए आया था। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। हाँ, देखकर लगता है कि क्वेश्चन टफ होगा, बट इतना टफ नहीं था। देखिएगा क्या बोल रहा है कि एक सेमी सर्कुलर बार है जिसका रेडियस r दे दिया गया है, वर्टिकल प्लान इज फिक्स एट G। एक एंड से उसने फिक्स कर दिया है, तो मैं भी क्या करता हूं सर, एक एंड से हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। एक एंड से फिक्स कर दिया है, ये देखिएगा एक एंड से सर फिक्स कर लिया है, और दूसरे एंड से उसने बोला है, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि दूसरे एंड से वो क्या हो सकता है, मूव ही होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि दूसरा एंड उसका लिफ्ट कर रहा होगा। एक हॉरिजॉन्टल लोड ऑफ मैग्नीट्यूड P किलो न्यूटन, जिसपे हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है P किलो न्यूटन अप्लाइड एट द एंड, जो एंड पे अप्लाइड किया जा रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल फोर्स आपको निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल फोर्स निकालना है, शेयर फोर्स निकालना है, और आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। क्या क्या निकालना है, एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट निकालना है आपको। मोमेंट एट पॉइंट Q पॉइंट्स पे निकालना है। Q पॉइंट कौन सा हुआ आपके पास, ये वाला पॉइंट हुआ है। ठीक है, जहां पर थीटा क्या है आपके पास सर, थीटा है 45 डिग्री। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर कुछ मेरे पास मान लेते हैं, ये मेरे पास एक फिक्स एंड है, ये एंड मैंने फिक्स ले लेता हूं, और मुझे आपके पास कुछ इस तरह से उसने आर्च दिया होगा। ये पॉइंट कौन सा है आपके पास सर, ये पॉइंट मेरे पास Q पॉइंट है। ठीक है, Q पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे मेरा क्या कर रहा होगा, कुछ लोड एक्ट कर रहा होगा,
कुछ उसने ऐसे ही कहा है कि P किलो न्यूटन अप्लाइड एट एंड पे, जब जितना आपने एंड पे अप्लाइड किया होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सियल फोर्स P, Q के ऊपर भी तो आपका उतना ही फोर्स जनरेट होगा, ऐसा तो नहीं होगा भाई कि यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी डायरेक्शन कहाँ दिखा देता हूँ आपको, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इस पॉइंट्स पे दिखा देता हूँ। तो ये हो गया आपके पास कुछ इस तरह से, या पहले में इसको पूरा ही डायग्राम बना देते हैं जैसे हमने बनाया है, पहले नहीं यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या लग रहा होगा आपका सर, P किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। यहीं पे आपका जितना आपका इस पॉइंट्स पे जनरेट होगा उतना ही उस पॉइंट पे जनरेट होगा, तो ये हो जाएगा आपका सर दैट इज P लोड जनरेट होगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से। आपको कुछ याद आ रहा होगा, इस तरह की प्रॉब्लम आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये रेडियस है, तो इसका ये रेडियस हमने कुछ इस तरह से ले लिया, यहाँ पर इस तरह से प्रोसीड कर दिया, और इसको मैंने कुछ इस तरह से प्रोसीड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है मेरे पास, ये क्या आएगा सर आपके पास, ये मैं ले लेता हूँ सर आपके पास H पॉइंट, ये H पॉइंट आ गया मेरे पास, ये मेरे पास सर Q पॉइंट आ गया है, और ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, ये मेरे पास G पॉइंट है। G पॉइंट पे क्या कर दिया सर, मैंने इसको फिक्स कर दिया है। क्लियर है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कुछ थीटा भी लाई करेगा आपके पास, बिल्कुल सर। तो थीटा क्या होगा आपके पास, उसको देख लेता हूँ मैं, थीटा होगा यहाँ पर, ये इसका क्या है, ये परपेंडिकुलर, ये आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए किसका काम कर रहा होगा, ये वर्टिकली डिस्टेंस काम कर रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको यहीं पे भी बना सकते हैं हम इसको। ठीक है, कि जो फोर्स यहाँ पे डेवलप्ड हो रहा होगा वो यहीं पे डेवलप्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप भी बता सकते हैं, तो यहाँ पे थीटा होगा, तो यहाँ पर आपका मोमेंट भी डेवलप्ड होगा। अब जब मोमेंट डेवलप्ड होगा तो कुछ इस तरह से आपका मोमेंट डेवलप होगा, मोमेंट भी क्या होगा, डेवलप। ये मैं डी ले लेता हूं। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि बेस के कोरस्पॉन्डिंग क्या आता है आपका, cos थीटा आता है। तो अगर ये आपका r है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, r cos थीटा लिख सकता हूं। परपेंडिकुलर के कोरस्पॉन्डिंग क्या आता है सर आपका, sin थीटा आता है। तो d को क्या लिख सकता हूं मैं सर, r sin थीटा लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं सर, r sin थीटा लिख सकता हूं ना। तो मोमेंट क्या होता है मेरे पास, मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है आपके पास p, डिस्टेंस क्या है सर आपके पास d है। तो देखिएगा, अब फोर्स को तो p रहने दो, डिस्टेंस कितना है सर मेरे पास, r sin थीटा हो गया, बिल्कुल सही सर। अब थीटा कितना है सर मेरे पास, क्वेश्चन में थीटा है 45 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूं सर p इंटू r sin 45 डिग्री। ठीक है, अब sin 45 डिग्री क्या होता है आपके पास, 1/√2 होता है। तो 1/√2 लिख सकता हूं मैं, p/r√2 लिख सकता हूं। तो ये क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आ गया। तो देखिएगा p/√2 है, p/√2 है। अब देखिएगा ये आ रहा है आपके पास p/√2, ये आ रहा है आपके पास, और p/√2 आपके पास ये आ रहा है। क्लियर है, यानी कि एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ है अभी। क्लियर है, अब आपने मोमेंट निकाल दिया है, अब आपने एक्सियल फोर्स निकालना है। क्या निकालना है सर, आपने एक्सियल फोर्स निकालना है। एक्सियल फोर्स किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है आपका, दैट इज r cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास r cos थीटा। तो r की जगह r रहने दो, cos थीटा की जगह आप cos 45 डिग्री ले लो। ठीक है, cos 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 होता है, सॉरी r नहीं, p cos थीटा। ये हो जाएगा आपके पास, r लिख दिया मैंने, p cos थीटा। ये हो जाएगा आपके पास दैट इज p cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास p cos थीटा। अब cos 45 1/√2, तो ये हो जाएगा p√2 हो जाएगा। ठीक है, तो p√2 कहाँ पे आपके पास, पहले तो आपको एक्सियल ही देखना था, तो p√2 आपके पास यहाँ भी है, तो यहाँ पे तो नहीं है p√2, तो ये गलत हो गया है। यहाँ पे है p√2 था सर, ये हो गया है। तो अभी आपके पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, तो अभी a बचा आपके पास और आपके पास d बचा। क्लियर है, क्योंकि आपको क्या देखना है, एक्सियल देख लिया आपने, अब देखना है शेयर फोर्स। अब शेयर फोर्स क्या होगा सर आपके पास, शेयर फोर्स होगा सर आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट, शेयर फोर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा p इंटू साइन थीटा। ठीक है, p इंटू साइन थीटा, तो p इंटू साइन 45। अब साइन 45 क्या होता है आपके पास, ये भी होता है सर 1/√2 होता है, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ p√2 लिख सकता हूँ। तो p√2 दूसरा कहाँ पे आ रहा है सर आपका ऑप्शन, इसमें आ रहा है p√2। तो उसने तो जीरो कर दिया था, तो ये तो ऑप्शन पहले ही हट गया, जीरो तो होगा ही नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा सर, यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि बहुत आपको डिफिकल्ट था। क्लियर है, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस आपके
ट्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, सॉरी आर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने एक ही पार्ट्स के अंदर कवर करने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे आपके केबल से रिलेटेड। केबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हार्डली आपके पास 3 या 4 क्वेश्चन ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर है? जब तक हम केबल के क्वेश्चंस लेकर आते हैं तब तक आप इन का अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं अब आपको नए सेशन में नई उम्मीदों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।